Welcome to P Academy. In today's lecture, we are going to discuss about moving charge and magnetism. तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म के बारे में। इसके पहले हमने देखा था कि मैक्सवेल ने क्या करा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स दोनों को कंबाइन करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बनाया था। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या होता है, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किसकी वजह से होता है, मूविंग चार्ज की वजह से या चार्ज की वजह से। ठीक है, चार्ज के बारे में अपन पढ़ते हैं। हमने देखा था कि अगर चार्ज पार्टिकल क्या हो, चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पे हो तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आए तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। ठीक है, तो हमने ये वाला पोर्शन डिस्कस कर लिया था जिसमें हमने रेस्ट पे चार्ज के वजह से फील्ड, पोटेंशियल और फोर्स कैलकुलेट करा था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर चार्ज पार्टिकल मूविंग हो तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए अपने पास दो लॉ हैं। कौन कौन से, एक बायोट-सवर्ट लॉ और सेकंड वन इज एम्पियर्स लॉ। तो इन दोनों के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। और उसके अलावा ये अगर फील्ड जनरेट होगा तो वो क्या करेगा, दूसरे पार्टिकल्स पे फोर्स भी अप्लाई करेगा, तो उस फोर्स के बारे में भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में अगर समरी देखें इस चैप्टर का, तो क्या है, अपना समरी ये है कि हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है। पहला, मैग्नेटिक फील्ड अपने को कैलकुलेट करना है, और दूसरा, अपने को उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा उसके बारे में कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है 1820 से। कब, 1820। 1820 से स्टोरी स्टार्ट होती है। अब 1820 में ऐसा क्या हुआ, एक मिनट, चलो 1820 में ऐसा हुआ कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक करंट कैरिंग वायर है अपने पास क्या है, एक करंट कैरिंग वायर है। इस करंट कैरिंग वायर के बगल में एक कंपास निडल रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था, कंपास निडल। तो एक जाने माने हमारे फिजिसिस्ट है ओरेस्टेड, हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड, उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व करा कि ये जो कंपास निडल है ये डिफ्लेक्ट कर रहा था। क्या कर रहा था, डिफ्लेक्ट कर रहा था। किसके वजह से, इस वायर में करंट फ्लो करने के वजह से डिफ्लेक्ट कर रहा था। तो इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला, देखो, अगर अपने पास मान लो एक कंडक्टिंग वायर है, इस कंडक्टिंग वायर के बारे में बात करें तो ये कंडक्टिंग वायर चार्ज है या अनचार्ज है। अगर मान लो इसको हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया तो ये क्या होगा, चार्ज होगा या अनचार्ज होगा, अनचार्ज होगा। क्यों, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तो इक्वल होंगे ना, ओवरऑल ये क्या होगा, अनचार्ज होगा। तो अनचार्ज है यानी इसके पास कोई चार्ज नहीं है, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट नहीं कर रहा। तो ये तो हम बोल सकते हैं ना कि एक कंडक्टर क्या कर रहा है, एक कंडक्टर जिसके पास मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट नहीं कर रहा। तो ये क्या जनरेट कर रहा है, ये दूसरे तरह का फील्ड जनरेट कर रहा है, किसी दूसरे तरह का फील्ड जनरेट कर रहा है, जिसके वजह से किस पे फोर्स लग रहा है, एक मैग्नेट के वजह ऊपर फोर्स लग रहा है। तो एक मैग्नेट के ऊपर फोर्स कौन अप्लाई कर सकता है, एक मैग्नेट के ऊपर दूसरा कोई मैग्नेट होगा तो ही फोर्स अप्लाई कर सकता है। ठीक है, उन्होंने एक और चीज़ ऑब्जर्व करा कि जब तक इसमें करंट फ्लो कर रहा है तब तक ही हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, जब करंट फ्लो करना स्टॉप हो जाता है तो डिफ्लेक्शन हमें देखने को नहीं मिलता है। और थर्ड पॉइंट उन्होंने ऑब्जर्व करा कि जैसे ही हम इस मैग्नेटिक मटेरियल को इसके नज़दीक लेके आते हैं, इसका डिफ्लेक्शन का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, और अगर दूर लेके जाते हैं तो डिफ्लेक्शन क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। अगर हम इसे दूर लेके जाते हैं तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, कम हो जा रहा है, और नज़दीक लेके आएंगे तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, बढ़ जा रहा है, यानी डिस्टेंस पे मैटर कर रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या कंक्लूड करा इसके बेसिस पे। देखो उनका कंक्लूजन, पहला पॉइंट, ओरेस्टेड फाउंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज एस्टेब्लिश्ड। उन्होंने बोला कि देखो भाई, जो इसमें फील्ड जनरेट होगा करंट कैरिंग वायर की वजह से वो कौन सा होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज देयर इज करंट। मैग्नेटिक फील्ड कब तक जनरेट होगा उसमें, जब तक उसमें करंट होगा, करंट फ्लो होना बंद होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो जाएगी। तो इस बेसिस पे क्या कंक्लूजन क्या निकल के आता है, कंक्लूजन ये निकल के आता है कि इट इज़ कंक्लूडेड दैट मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस। सराउंडिंग स्पेस में ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। ठीक है, अब अगर मान लो हम इसके थोड़ा सा और इन डिटेल जाके देखें तो करंट फ्लो होने का क्या मतलब होता है, चार्ज का फ्लो होना। किसका फ्लो होना, चार्ज का फ्लो होना। कोई चार्ज पार्टिकल है,
ठीक है। अगर सिंगल चार्ज पार्टिकल की बात करें तो सिंगल चार्ज पार्टिकल क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर ये रेस्ट पे है तो क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, जिसका हमने डिस्कशन पिछले चैप्टर में करा है। अब इसे हम क्या करते हैं, वी वेलोसिटी दे देते हैं। क्या करते हैं, वी वेलोसिटी दे देते हैं। अब हमने क्या करा, इसको वी वेलोसिटी दे दिया, तो इसके वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये ऑलरेडी जनरेट कर ही रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एक और फील्ड ये जनरेट करेगा। वो कौन सा होगा, वी वेलोसिटी से मूव करने के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके साथ साथ ये मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। ओके, तो ये अगर चार्ज स्टेशनरी है तो मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, मूविंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वाज फाउंड टू बी चेंज व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट वाज रिवर्स्ड। ऐसा देखा गया कि जो वायर है, ठीक है, वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है, अगर इसके डायरेक्शन को चेंज करे तो इसका डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी क्या होगा, डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी चेंज होगा। ये पहला कंडीशन है जिसमें करंट, मान लो वायर है, इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसके वजह से एक फील्ड जनरेट होगा, जिस फील्ड के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसका जो डिफ्लेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसका जो डिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। कैसा होगा, क्लॉकवाइज। और इसमें डिफ्लेक्शन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो क्लॉकवाइज होता है इस कंडीशन में हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से, और एंटी क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। ठीक है, आगे देखते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वाज फाउंड टू बी रिवर्स्ड, ये पॉइंट भी अपना क्लियर हो गया। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन, अगर हमने करंट के डायरेक्शन को चेंज करा तो क्या होगा, करंट के डायरेक्शन के चेंज होने के वजह से डिफ्लेक्शन का भी डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपना, इसको हम एक और एक्सपेरिमेंट के हेल्प से देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, जैसे कि अपने पास क्या है, एक प्लेन शीट ऑफ पेपर है, ठीक है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, आयरन को, बहुत सारे आयरन नेडल्स को स्प्रिंकल कर देते हैं, और वो आयरन नेडल्स कुछ इस तरह से हैं कि उसका एक साइड को हमने कलर कर रखा है। ठीक है, उसके जो एलाइनेशंस होते हैं उसको हमने एक साइड को कलर कर रखा है। ठीक है, अगर हम इसमें से करंट पास करते हैं, इसके बीचों बीच एक वायर लेके जाते हैं जिसमें से हम करंट पास करते हैं, तो हम क्या ऑब्जॉर्व करेंगे, हम ऐसा ऑब्जॉर्व करेंगे कि ये जो आयरन निडल्स है वो एक पैटर्न फॉर्म करेगा, और वो पैटर्न कैसा होगा, कंसेंट्रिक सर्कल। आपको फिगर सी दिख रहा है, इसमें आयरन निडल्स एक पार्टिकुलर पैटर्न में अरेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका जो एलाइनेशन है आपको दिख रहा होगा फिगर ए और फिगर बी में, यहाँ पे आपको डॉट दिख रहा होगा। डॉट का क्या मतलब होगा कि जो करंट है वो किधर आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। इस कंडीशन में हमारा जो एलाइनेशन है, जो कलर्ड पार्ट का एलाइनेशन आप देख सकते हैं किधर दिख रहा है, पीछे के डायरेक्शन में दिख रहा है ये अलाइनेशन। ठीक है, और इस कंडीशन में अगर हमने करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, ठीक है, इनवर्ड जा रहा है प्लेन में, तो उस कंडीशन में इसका अलाइनेशन, जो कलर्ड पार्ट का अलाइनेशन है वो क्या है, चेंज हो गया। इसे हम एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से देख सकते हैं कि इसका अलाइनेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। ठीक है, तो ये अपने ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे जो कंक्लूजन निकाले वो थे। अब बात करते हैं अपन मैग्नेटिक फोर्स की। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, अगर मान लो कोई मैग्नेट है, ठीक है, इसके नॉर्थ और साउथ दो पोल्स होते हैं, आपने जूनियर सेक्शन में पढ़ा होगा, नर्सरी एलकेजी में। ठीक है, क्या होता है, इसमें से फील्ड लाइंस निकलती है जो कि नॉर्थ से निकल के किधर जाता है, साउथ में जाता है। ठीक है, और इस फील्ड लाइंस में मैग्नेट, ये मैग्नेट है, मैग्नेट क्या करता है, फील्ड लाइंस जनरेट करता है। इस फील्ड लाइंस में या इस रीजन में, इस रीजन को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। इस रीजन को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। और इस रीजन में अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल आता है, क्या आता है, कोई मैग्नेटिक मटेरियल इस रीजन में आता है, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, और इसी फोर्स को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, एक मैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है, एक मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और उस फील्ड में आने वाले मैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। और तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन अदर मैग्नेटिक मटेरियल विल बी कॉल्ड एज मैग्नेटिक फोर्स, या इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। ओके, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, फोर्स exerted by
magnet on a magnetic material is called मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, जो फोर्स मैग्नेटिक मटेरियल एक्सपीरियंस करेगा मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेट के वजह से, उसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, और इस फोर्स के एक्सप्रेशन को किसने दिया था, लॉरेंज ने, इसे हम लॉरेंज फोर्स भी बोलते हैं। अब लॉरेंज फोर्स क्या है देखते हैं। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है क्यू, ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कोई पार्टिकल जो चार्ज हो या फिर मैग्नेटिक मटेरियल हो, वो क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो लॉरेंस ने बोला कि देखो, अगर कोई चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और उसकी वजह से जो फोर्स का एक्सप्रेशन होगा उसे देखते हैं अपन क्या होगा। ठीक है, when a charged particle is moving with velocity v, produces electric as well as magnetic field and exert force which is given by अब देखते हैं अपन, अगर मान लो कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है, ठीक है, ये क्या करेगा, दूसरे एक फील्ड जनरेट करेगा। ठीक है, ये कैपिटल क्यू कंसिडर करते हैं। ठीक है, एक कैपिटल क्यू चार्ज पार्टिकल है, ये क्या करेगा, एक फील्ड जनरेट करेगा और इस फील्ड में एक दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई करेगा, तो इस पे जो नेट फोर्स होगा एफ नेट। ठीक है, ये तो रेस्ट वाला कंडीशन हो गया। दूसरा, ये अगर वी वेलोसिटी से कैपिटल क्यू चार्ज मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, और इसमें एक मैग्नेटिक मटेरियल है, ये क्या करेगा, इसके ऊपर भी फोर्स अप्लाई करेगा, और वो फोर्स किसकी वजह से होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होगा। और ये एफ नेट किसके किसके इक्वल होगा, फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे, पहले फोर्स के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हमें पता है कि कोई चार्ज पार्टिकल के वजह से जो फोर्स लगता है वो किसके इक्वल होता है, क्यू टाइम्स ई। क्यू क्या है, चार्ज पार्टिकल जो फोर्स स्मॉल क्यू एक्सपीरियंस कर रहा है वो, और ई क्या है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दूसरा, इस क्यू के वजह से, ये कैपिटल क्यू मूविंग है, इसके वजह से यहाँ कोई चार्ज पार्टिकल है, ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये चार्ज पार्टिकल भी मूविंग होना चाहिए, तभी ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और इसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स कितना होगा, Q इंटू V क्रॉस B। ठीक है, इस कैपिटल Q ने क्या करा, एक फील्ड जनरेट करा मूविंग होने के वजह से, और इसके वजह से इस स्मॉल q जो कि खुद मूविंग है v वेलोसिटी से, हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं ये मूविंग है v वेलोसिटी से, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, और उस फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होगा, Q इंटू वी क्रॉस बी। हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म जनरेट कर रहा है। कैसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, यूनिफॉर्म। और हमें एक चीज़ ध्यान में रखना है कि हम इस चैप्टर में जो भी पढ़ेंगे वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही पढ़ेंगे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। चूँकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो दो वेक्टर्स का अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना हो तो हमें पता है दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है,
क्या होता है, अगर दो वेक्टर क्वांटिटी हो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वन मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वन इंटू साइन थीटा एन कैप। ठीक है, ये अपना क्या होगा, ये फोर्स किसके वजह से एक्सपीरियंस होगा, मैग्नेटिक फील्ड के वजह से, और ये फोर्स किसके वजह से होगा, ये फोर्स होगा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से। तो हमें कौन वाले फोर्स के बारे में डिस्कस करना है, जो मैग्नेटिक फील्ड के वजह से फोर्स जेनरेट हो रहा है, बस उसके बारे में डिस्कस करना है। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है डायरेक्शन। ये तो हो गया अपना मैग्नीट्यूड, दूसरी चीज आती है डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज कैलकुलेटेड बाय राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज calculated by राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल क्या होता है कि अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, v, और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी है b, हमें कैलकुलेट करना है v क्रॉस b, तो हम क्या करते हैं, अपने फिंगर्स को पहले वाले वेक्टर के अलोन अलाइन करते हैं और दूसरे वाले वेक्टर के अलोन कर्ल करते हैं। जिस डायरेक्शन में अपना थंब आता है वो डायरेक्शन उसके रिजल्टेंट को शो करता है। ठीक है, तो हम डायरेक्शन कैसे बताएंगे, राइट हैंड थंब रूल से बताएंगे। तो आइए अब देखते हैं अपन फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फोर्स एक करंट कैरिंग वायर की वजह से कितना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अपने पास क्या गिवन है, एक करंट कैरिंग वायर है। क्या है, एक करंट कैरिंग वायर है। हमने अभी देखा करंट कैरिंग वायर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास नेट चार्ज क्या है, जीरो है। अगर चार्ज स्टैटिक होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। यहाँ पे क्या है, चार्ज मूविंग है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें टोटल चार्ज कितना होगा। पहले टोटल चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। ऐसा कंसिडर करते हैं कि अपने पास एक वायर है जिसका डेंसिटी क्या है, चार्ज डेंसिटी क्या है, एन है। चार्ज डेंसिटी क्या है, एन है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज क्या हो जाएगा, अगर हम इसके वॉल्यूम को इसके चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दे तो अपना कैलकुलेट हो जाएगा। तो वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसा कंसिडर करते हैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और लेंथ क्या है, एल है। एक एल लेंथ और एक क्रॉस सेक्शन एरिया का वायर है जिसका चार्ज डेंसिटी एन है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, एन इंटू वी, और वी को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन ए एल आ गए। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, इसमें टोटल चार्ज कितना कंसाइडेड है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें तो अपना क्या कैलकुलेट हो जाएगा, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज कैलकुलेट हो गया कैपिटल Q इक्वल्स टू ई एन ए इंटू एल। क्लियर है, हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, टोटल चार्ज कैलकुलेट कर लिया। कहाँ पे, किसी वायर के अंदर। अब हमने देखा था कि लोरेंस फोर्स का एक्सप्रेशन, अपना लोरेंस फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, जहाँ पे Q क्या होता है, चार्ज, V वेलोसिटी और B मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने क्या करा, ये टोटल चार्ज के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, जो कि कितना आया था अपना, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, N डेंसिटी, A L V क्रॉस B। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखा है, दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला, करंट डेंसिटी J। करंट डेंसिटी J हमने देखा था किसके इक्वल होता है, N E V D के इक्वल होता है। पहला हमने ये पॉइंट देखा था किसमें, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। और दूसरा, करंट डेंसिटी J होता क्या है, करंट पर यूनिट एरिया। तो अगर हम J को A से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। और NEVD क्या होता है, अपना करंट डेंसिटी। तो यहाँ पे अपने E है, N है और V है। अगर इसे मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, करंट डेंसिटी J मिलेगा। क्या बचा, A L क्रॉस B। अब अगर करंट में हम करंट डेंसिटी में एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं, करंट डेंसिटी में एरिया से, तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ से मिलेगा करंट I। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, I L क्रॉस B। अब लेंथ क्या है, लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है और करंट भी स्केलर क्वांटिटी है। तो हम इसे एक मीनिंगफुल
इक्वेशंस बनाने के लिए क्या करते हैं, हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि एल को हम एक वेक्टर कंसिडर करते हैं। यहाँ पे क्या कंसिडर करते हैं, वेक्टर कंसिडर करते हैं। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें, ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, आई मैग्नीट्यूड ऑफ एल वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू एल क्रॉस बी करने पे क्या आएगा, साइन थीटा एन कैप। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी करंट कैरिंग वायर के वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा उसका वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आई क्या है, करंट, एल क्या है, यूनिट वेक्टर अलोन the direction of current, length vector, actually this is length vector in the direction of current, and B is magnetic field, sin theta angle between length vector and magnetic field। ओके तो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने फोर्स कैलकुलेट कर लिया किसके वजह से, एक करंट कैरिंग वायर के वजह से। क्लियर है। आगे हम देखते हैं कि मोशन ऑफ इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उसका मोशन कैसा होगा। ठीक है, ये अपना एक चार्ज पार्टिकल है क्यू, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यहाँ पे क्रॉस आपको दिख रहा होगा, क्रॉस का मतलब क्या है, इनवर्ड है, ठीक है, इनवर्ड डायरेक्शन में, और ये चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन के अलोन अगर मूव कर रहा है तो क्या होगा। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी से इसके अलोन मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ है, तो करंट का डायरेक्शन, सॉरी फोर्स का डायरेक्शन किधर आएगा, सेंटर के टुवर्ड्स, फोर्स का डायरेक्शन किधर आएगा, सेंटर के टुवर्ड्स। तो और फोर्स होगा कितना, F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। यहाँ बात करें डायरेक्शन की तो क्यू वी क्रॉस बी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वी मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। ये अपना फोर्स आएगा जो कि इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लग रहा होगा, कहाँ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। अब आगे क्या होना है, अब हम देखते हैं कि दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। ये वेलोसिटी वेक्टर किधर है, इस प्लेन में लाई कर रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा कितना आएगा, 90 डिग्री। अगर एंगल 90 डिग्री है तो साइन थीटा, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 अपना होता है 1। तो ये फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू वी बी। ठीक है, इस पे नेट फोर्स क्यू भी बी लग रहा होगा। एक और चीज, और फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, सेंटर के अलोन। हमने देखा है सर्कुलर मोशन में अगर कोई पार्टिकल वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इस कंडीशन में जो मोशन होता है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। कैसा होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कुछ इस तरह से होता है कि ये जो फोर्स है इसका डायरेक्शन हमेशा सेंटर के टुवर्ड्स अलाइन रहता है, ठीक है, और ये v वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो चार्ज पार्टिकल है इसका मोशन कैसा हो रहा होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा होगा अगर हम इसे किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो। और हमें ये भी पता है कि अपना जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसका सेंटर के अलोन जो फोर्स रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू कितना होता है, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो गया अपना, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इसे हम क्या करेंगे, इस फोर्स से इक्वेट करेंगे, क्योंकि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है अपने को, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसे हम इक्वेट कर देते, एफ सी अपना किसके इक्वल हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हम इक्वेट करें एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू क्यू वी बी। यहाँ से अब हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं आगे। अब हम इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। अगर हम इसे इक्वेट करें तो ये v से v क्या होगा, अपना v से v कैंसिल। यहाँ से v किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू बी आर अपॉन एम। ठीक है, इस वेलोसिटी से ये पार्टिकल मूव करेगा। ठीक है, और क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से हम रेडियस बता सकते हैं कि किस रेडियस में ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होगा, और ये किसके इक्वल होगा, एम वी अपॉन क्यू बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नेक्स्ट हम इसका एंगुलर फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। एंगुलर फ्रिक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है v इक्वल्स टू क्या होता है, आर ओमेगा। तो ओमेगा किसके इक्वल हो जाएगा अपना, v अपॉन आर के। ठीक है, हमने क्या करा, वेलोसिटी का वैल्यू पुट करा, क्यू बी आर अपॉन एम
अपॉन आर। ये आर से आर क्या होगा, से भी कैपिटल आर ही कंसिडर करते हैं, आर से आर क्या होगा, कैंसिल। हमारा एंगुलर फ्रिक्वेंसी कितना आ जाएगा, क्यू बी अपॉन एम। यहाँ से हम फ्रिक्वेंसी भी बता सकते हैं, फ्रिक्वेंसी 2 पाई एफ कर देंगे और फ्रिक्वेंसी का वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ, और 2 पाई एफ किसके इक्वल होगा, क्यू बी अपॉन एम के। तो यहाँ से फ्रिक्वेंसी कितना आ जाएगा, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। तो ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं किस कंडीशन में, जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं हो के कोई और एंगल फॉर्म करता है, उस कंडीशन में क्या होगा, तो देखते हैं उस कंडीशन में क्या होगा। अगर अपना वेलोसिटी कोई एंगल फॉर्म कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, उस कंडीशन में इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक कंपोनेंट जो सेंटर के अलोन होगा और दूसरा कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर होगा। तो हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखा था कि अगर वेलोसिटी क्या हो, कोई एंगल फॉर्म कर रहा हो, उस कंडीशन में वो सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। किसके वजह से, सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा उस कंपोनेंट के वजह से जो क्या करे, जो उसके सेंटर के अलोन हो। और क्या करेगा, उसके साथ साथ वो उसका एक और कंपोनेंट आएगा, वो कंपोनेंट क्या करता है, वो कंपोनेंट उसके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज डिक्रीज करता है। तो यहाँ तो इसे रोकने के लिए कोई नहीं है, तो क्या होगा, ये तो सर्कुलर मोशन करेगा, एक कंपोनेंट क्या करेगा, इसको सर्कुलर मोशन कराएगा, और दूसरा कंपोनेंट क्या करेगा, इसे इस पार्टिकुलर डायरेक्शन के अलोन मूव कराएगा, जिसके वजह से क्या होगा, इसका जो पाथ होगा वो हेलिकल पाथ पे ये पार्टिकल मूव करेगा। क्लियर है। अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं हुआ तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं करके एक हेलिकल पाथ पे मूव करेगा। ठीक है, और इसका डिटेल कैलकुलेशन सब जब हम नीट और जेई के लिए देखेंगे उस वक्त कैलकुलेट करेंगे, अपने बोर्ड तक यहीं रहने देते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अपने को क्वेश्चंस गिवन है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास गिवन है, मूविंग एट अ स्पीड ऑफ दिस मच इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं अपन। अपने को क्या गिवन है, मास गिवन है 9 इंटू 10⁻⁻³ kg। ठीक है, यहाँ पे अपने को मास गिवन है, दूसरा क्या गिवन है, चार्ज गिवन है, स्पीड गिवन है, और अपने को मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। क्या कैलकुलेट करना है, रेडियस कैलकुलेट करना है। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था रेडियस का एक्सप्रेशन, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो रेडियस क्या आता है, अपना रेडियस आता है एम भी अपॉन क्यू इंटू बी। रेडियस क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू एम भी अपॉन क्यू इंटू बी। तो इस एक्सप्रेशन में हम वैल्यूज पुट करेंगे, 9 इंटू 10⁻⁻³ अपॉन इंटू वेलोसिटी 3 इंटू 10⁻⁷ अपॉन चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और मैग्नेटिक फील्ड 6 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, अगर इसे हम सॉल्व करें तो हमारा क्या आएगा, ये होगा 2, ये होगा 4.5। ठीक है, अब 4.5 अपॉन 1.6 करें तो ऑलमोस्ट हम इसे कितना लिख सकते हैं, 2 पॉइंट समथिंग, 2.8 लिख देते हैं। ठीक है, 2.8 इंटू 10⁻⁻31 प्लस 7 प्लस 19 और प्लस 4। इसे सॉल्व करें तो ये कितना आ रहा है, 19 प्लस 7 28, 19 प्लस 7 26 एंड 26 प्लस 4 26 प्लस 4 30। तो ये आएगा 2.8 अपॉन 10 मीटर, सारे ऐसा यूनिट्स में है। इसे हम लिख सकते हैं क्या, 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो ये 28 सेंटीमीटर के, ठीक है, 28 सेंटीमीटर के रेडियस में एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। अब अपने को और क्या क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज़ अ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए हमने देखा था ओमेगा को 2 पाई एफ लिख सकते हैं। तो एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
ओमेगा अपॉन 2 पाई। इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो हम कैलकुलेट कर लेंगे क्या, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा, कैलकुलेट द एनर्जी। एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है। ये पार्टिकल मूव कर रहा है, मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी। तो इसका एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी अपना कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। इसे भी मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, अपन कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ये आप खुद से कर लेना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि एक स्ट्रेट वायर है जिसका मास 200 ग्राम है और 1.5 मीटर लेंथ है। ये एक 2 एम्पियर का करंट कैरी कर रहा है, सस्पेंडेड इन द मिड एयर बाय अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड से ये हवा में लटका हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड का हमें वैल्यू बताना है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि करंट किस डायरेक्शन के अलोन फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन के अलोन करंट फ्लो कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, परपेंडिकुलर है। तो अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स कहाँ अप्लाई होगा, फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। हम फोर्स का डायरेक्शन बता सकते हैं, वेलोसिटी का डायरेक्शन इसके अलोन है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो फोर्स किधर होगा। अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स किधर होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। वो क्या कर रहा होगा, एम को बैलेंस कर रहा होगा। तो अपने पास क्या है, ये रॉड है, इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम लग रहा है और अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या होता है, क्यू भी। और यहाँ पे देखिए वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो क्यू वी बी साइन 90। यहाँ से अगर हम इक्वेट करें तो एम किसके इक्वल होगा, एम जी इक्वल्स टू क्यू वी बी। हमें किसका वैल्यू बताना है, मैग्नेटिक फील्ड बी का। तो बी किसके इक्वल आ जाएगा, एम इंटू जी अपॉन क्यू इंटू वी, ठीक है। हमें मास पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 होता है, वो आपको पता ही है। चार्ज का वैल्यू गिवन है। या फिर हमने देखा था करंट कैरिंग वायर के लिए, करंट कैरिंग वायर के लिए अपना फोर्स कितना आता है, फोर्स का वैल्यू कितना होता है, एफ इक्वल्स टू, क्योंकि अपने को चार्ज फिर सॉल्व करना पड़ेगा तो दूसरे मेथड से जाते हैं हम। हमने क्या कैलकुलेट करा था, आई एल क्रॉस बी, ठीक है। हम यहाँ से इक्वेट करेंगे, इस इक्वेशन को इक्वेट नहीं करेंगे, हमें चार्ज को वापस से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हमारा कितना हो जाएगा, आई एल क्रॉस बी, और ये किसके इक्वल आएगा अपना, एम जी के इक्वल आएगा। यहाँ से हम दोनों के बीच का एंगल क्या है, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। लेंथ तो करंट के डायरेक्शन के अलोन होगा और ये इसके परपेंडिकुलर है, ये भी 90 डिग्री है। तो ये कितना आ जाएगा, आई एल बी, ये किसके इक्वल होगा, एम इंटू जी के। यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, बी किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी अपॉन आई इंटू एल। यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे। हमें मास गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है, लेंथ गिवन है और करंट गिवन है। क्लियर है, ठीक है। एक और प्रॉब्लम लेते हैं, आप यहाँ पे डाटा पुट कर लेना, आंसर आ जाना है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पे मास जो गिवन है आपका वो 200 ग्राम गिवन है, तो इसे केजी में कन्वर्ट जरूर करें, उसके बाद ही पुट करें, क्योंकि यूनिट्स का ख्याल रखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज जो आंसर्स होंगे वो मैच नहीं करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू पॉजिटिव वाई एक्सिस, अपने को क्या दे रखा है कि पॉजिटिव वाई एक्सिस यानी वाई एक्सिस के अलोन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, एंड द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक चार्ज पार्टिकल है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोन मूव कर रहा है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विच वे वुड द लॉरेंज फोर्स बी फॉर, एक एन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और एक प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। तो हमने किसके लिए देखा था, पॉजिटिव चार्ज के लिए। पहले पॉजिटिव चार्ज के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। तो क्यू तो फिक्स्ड है, वी क्रॉस बी करते हैं। अगर हम वी क्रॉस बी करें तो वेलोसिटी किधर गिवन है अपने को क्वेश्चन में, एक्स एक्सिस के अलोन, और ये किधर मूव कर रहा है, वाई एक्सिस के अलोन। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन के अलोन गिवन है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोन। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, और जेड एक्सिस इस डायरेक्शन के अलोन है। तो अगर हम यहाँ से अपना जो वी वेक्टर है, अगर हम वी क्रॉस बी करते हैं, वी वेक्टर को बी के अलोन लेके जाते हैं तो किधर आएगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अलोन आएगा। किस डायरेक्शन के अलोन आएगा, सॉरी, पार्टिकल इज मूविंग अलोन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अगर पार्टिकल एक्स डायरेक्शन के अलोन मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन के अलोन है, तो अगर एक्स क्रॉस वाई करें यानी आई कैप क्रॉस जे कैप करें, आई कैप क्रॉस
अगर हम आई कैप क्रॉस जे कैप करते हैं तो क्या आता है, प्लस का के कैप। ठीक है, दूसरा कंडीशन है चार्ज नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ आई कैप क्रॉस जे कैप। इस कंडीशन में इसका डायरेक्शन क्या होगा, माइनस ऑफ के कैप के अलाउंग होगा। तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज है उस कंडीशन में पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलाउंग होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट, उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन के अलाउंग होगा। ठीक है, इसके आगे अब हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अपना नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला हमने देखा था इसके पहले, अगर एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है, ठीक है, अपना फोर्स वाला टर्म खत्म हो गया, अब हम फील्ड पे आते हैं और फील्ड लाइंस पे आते हैं। ठीक है, हमने देखा था कि अगर एक चार्ज पार्टिकल है क्यू, तो वो क्या करता है, अगर ये रेस्ट पे है तो ये अपने अराउंड एक फील्ड जनरेट करता है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये फील्ड कैसा होता है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शंस के अलोन होता है। और इस फील्ड को किसने दिया था, फैराडे ने। इस फील्ड को किसने दिया था, इस फील्ड को फैराडे ने दिया था। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली एक चार्ज पार्टिकल अगर v वेलोसिटी से मूव करता है तो ये एक फील्ड जनरेट करता है, इमेजनरी लाइंस, जो कि हम अपने कैलकुलेशंस के लिए फैराडे ने उसको सजेस्ट करा, ताकि हमारा कैलकुलेशंस क्या हो, इजी हो, और हम उसे फिजिकली देख सकें कि ये कैसा होता है। ठीक है, तो अगर क्यू चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये क्या करेगा, अपने अराउंड एक फील्ड जनरेट करेगा, और उस फील्ड को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। और अगर एक मैग्नेट की बात करें, एक किसी बार मैग्नेट की बात करें, नॉर्थ और साउथ, तो इसके फील्ड नॉर्थ से साउथ के अलोन जाते हैं। इसे भी हम एक एक्सपेरिमेंट के हेल्प से देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, हम क्या करेंगे, एक मैग्नेट लेंगे, इसके अराउंड हम मैग्नेटिक मटेरियल्स को स्प्रेड कर देंगे, वो क्या करेगा, एक पार्टिकुलर पैटर्न फॉर्म करेगा, और उसी पैटर्न को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह ये भी फील्ड लाइंस होता है, और इस फील्ड लाइंस में अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल आए उसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो दीज आर इमेजनरी क्लोज कर्व, क्लोज्ड कर्व, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ये कैसा होता है, ये कर्व क्लोज होता है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज्ड नहीं होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, क्लोज्ड होता है, विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें डायरेक्शन बताना हो फील्ड का, तो हम क्या करेंगे, उस कर्व पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो हमें किसका डायरेक्शन देगा, फील्ड का डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड बी का डायरेक्शन देगा। और ये क्लोज लूप होता है, और ये नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होकर साउथ पोल में एंड करता है आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड द मैग्नेट जस्ट अपोजिट होगा, ये साउथ टू नॉर्थ होगा। ठीक है, दिस टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन लाइन ऑफ फोर्सेस सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। एक और इंपॉर्टेंट चीज हमने देखा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन के अलोन ही फोर्स का डायरेक्शन होता है, लेकिन मैग्नेट के केस में ऐसा नहीं होता है। हम अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो हमें क्या देगा, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस को ही बताएगा, ना कि वो फोर्स के डायरेक्शंस को बताएगा। तो ये इस मामले में इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफरेंट है। पहला, ये क्लोज लूप फॉर्म करता है, वो क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता था। दूसरा, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करने पे हमें क्या मिलता है, डायरेक्शंस मिलता है, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलता है बस। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज फोर्स दोनों का डायरेक्शन हमें मिलता था। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम, देखा हमने, नॉर्थ से स्टार्ट होता है, साउथ में जाता है, कर्व्ड क्लोज लूप फॉर्म करता है। ठीक है, और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज आर नॉट क्लोज कर्व, और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज क्लोज कर्व नहीं होती है, क्योंकि फोर्स हमने देखा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करें, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो डायरेक्शंस पॉसिबल है, जो कि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। इस वजह से दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अगर मान लो दो पॉइंट की बात करते हैं, अगर अपने पास क्या गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ है अपना ए, और दूसरा पॉइंट है बी, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होता है। जिस पार्टिकुलर एरिया में फील्ड लाइंस ज़्यादा होगा वहाँ का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा। वेट अ मिनट। ठीक है, तो हमने देखा क्या
कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। जहाँ पे फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी यानी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नज़दीक नज़दीक है, यानी स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए इज ग्रेटर दैन मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी। ठीक है, तो ये हो गया। लार्जर द नंबर ऑफ लाइंस फोर्स एट दैट पॉइंट स्ट्रॉन्गर। ठीक है, ये सेम पॉइंट है वही, फोर्स नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा होगा तो फोर्स क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। एट दी पोल्स देयर आर मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, इसे लाइन ऑफ फोर्सेस तो नहीं बोल सकते क्योंकि ये फोर्स के डायरेक्शंस को नहीं बताता है। ठीक है, इसे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं बोलते क्योंकि इसके अलोन फोर्स का डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लिख लो आप, फील्ड लाइंस। ठीक है, अब ये हो गया अपना डिस्कशंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को लेके। अब देखते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड और लॉरेंज फोर्स। ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड एंड लॉरेंज फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक है अपना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट बाय ऑर्ट्स-सावर्ट लॉ। ओके, तो हमने फोर्स के बारे में अपना डिस्कशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है अपना फील्ड कैलकुलेट करना। एक्चुअल में फील्ड क्या होता है, फील्ड वो रीजन है जहाँ पे कोई मटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो रीजन है ना, तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, उसका स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं। हम क्या कैलकुलेट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। उसे हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं और इसे हम बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं बायोट-सावर्ट लॉ क्या होता है अपना। ठीक है, बायोट-सावर्ट लॉ जिस ईयर ओयरस्टेड ने हमें दिया था क्या कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होता है, कंसेंट्रिक सर्कल, जो कि हमने देखा था एक वायर को लेके उसके ऊपर कार्डबोर्ड रख के आयरन को स्प्रिंकल करा था, वो कंसेंट्रिक सर्कल फॉर्म कर रहा था, तो वो तो उसका मैग्नेटिक फील्ड था। अब हम स्ट्रेंथ के बारे में देखते हैं, स्ट्रेंथ के बारे में, और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसको किसने कैलकुलेट करा, बायोट-सावर्ट ने कैलकुलेट करा था, और एम्पियर ने भी एक लॉ दिया था उसके लिए। ठीक है, पहले हम इसको पढ़ते फिर एम्पियर्स लॉ अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या बोला इन्होंने, इन्होंने बोला कि देखो जो एक वायर है, करंट कैरिंग वायर है, इसका एक छोटा सा अगर हम डीएल एलिमेंट ले, इसके वजह से किसी पॉइंट पी पे, किसी पी पॉइंट पे जो आर डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा डीबी, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इस डीएल एलिमेंट के प्रोपोर्शनल होगा, करंट आई के प्रोपोर्शनल होगा, और साइन थीटा के भी प्रोपोर्शनल होगा, और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम इसको समराइज करें तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, देखते हैं अपन। हाँ, तो एक करंट कैरिंग एलिमेंट है, ठीक है, इसका एक छोटा सा एलिमेंट हमने लिया डीएल। मान लो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो डीएल एलिमेंट का भी डायरेक्शन किधर होगा, इसी डायरेक्शन के अलोन अपना डीएल एलिमेंट होगा। इसके वजह से हमें क्या बताना है, किसी आर्बिट्री पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का हमें स्ट्रेंथ बताना है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड किसी पी पॉइंट पे होता है वो होता है डी बी, छोटे से एलिमेंट की वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा, डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, ये हमारा एक छोटे से एलिमेंट के वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब बात करें डायरेक्शंस की, तो डायरेक्शंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका डायरेक्शन हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या करा, करंट के डायरेक्शन को हमने क्या कंसिडर कर लिया, डीएल एलिमेंट का डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन के अलोन हमने लिया, और आर के अलोन उसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया, उससे हमें क्या कैलकुलेट होगा, हमें डायरेक्शन पता चलेगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो देखते हैं, अगर मान लो अपने पास एक करंट कैरिंग वायर है, पहले डायरेक्शन से कुछ रिलेटेड अपन सम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, अपने को पी पॉइंट पे बताना है मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो डिस्टेंस आर कौन सा होगा, ये हमारा आर डिस्टेंस होगा। अपना डीएल एलिमेंट कौन सा होगा, ये जो छोटा सा एलिमेंट होगा, ये कौन सा एलिमेंट होगा, डीएल। हमें क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, डीएल क्रॉस आर। तो एक वेक्टर हम कंसिडर करेंगे डीएल के डायरेक्शन में, और किधर लेके आएंगे, आर वेक्टर के एलोन लेके आएंगे, और इन दोनों के बीच का एंगल हम कंसिडर करते हैं थीटा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा कंपोनेंट है, डीएल के एलोन, और ये कौन सा है, थीटा। तो डीएल क्रॉस थीटा किधर जा रहा है,
इनवर्ड डायरेक्शन के अलोन। तो इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, अंदर की तरफ होगा। हम इसे क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मान लो हमें किसी इस पॉइंट पे, मान लो ये कोई करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस बार करंट जा रही है अपनी, ठीक है। तो डीएल एलिमेंट हम कहाँ कंसिडर करेंगे, इस डायरेक्शन के अलोन डीएल एलिमेंट कंसिडर करेंगे। अगर हमें किसी आर पॉइंट पे, इस आर पॉइंट पे हमें क्या बताना है, हमें बताना है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। तो हम क्या करेंगे, हमने डीएल एलिमेंट कंसिडर करा और क्या करा, आर वेक्टर के अलोन हमने उसका क्या लिया, क्रॉस प्रोडक्ट लिया। तो हमारा जो इस कंडीशन में भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, क्रॉस आएगा, इनवर्ड डायरेक्शन के अलोन आएगा। अगर वही हम कोई डिस्टेंस यहाँ पे आर डिस्टेंस पे नहीं, इस बार हम किसी वाई डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है, तो क्या होगा, वापस से ये हमारा कौन सा एलिमेंट था, डीएल, और आर वेक्टर हमारा ये है। इस कंडीशन में किधर आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। तो हमारा इस पॉइंट पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड, और इस पॉइंट पे क्या है, आउटवर्ड। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट के हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम बता सकते हैं, ठीक है। अब किसी किसी क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि आपको क्या करेगा कि जो करंट होगा उसे ऐसे डिनोट कर देगा कि ये वायर है, ठीक है, और आप बताओ इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये करंट का डायरेक्शन है, और आप इस कंडीशन में बताओ कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि करंट का डायरेक्शन किधर है, इनवर्ड है, अंदर की तरफ है, और आर वेक्टर किधर है अपना, आर वेक्टर किधर है, बाहर के। तो इस आर वेक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, पी का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। इसे करने का एक और तरीका है, एक इजी सा मेथड है जिसे हम पाम रूल बोलते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं पाम रूल क्या होता है। पाम रूल, पाम रूल में हम क्या करते हैं कि करंट के डायरेक्शन के अलोन क्या करते हैं, अपने थंब को इंक्लाइन करते हैं, ठीक है, और जिस डायरेक्शन में हमें कैलकुलेट करना है उस डायरेक्शन के अलोन हम क्या करते हैं, फिंगर्स को अलाइन करते हैं। तो इस कंडीशन की बात करें यहाँ पे जो गिवन क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें करंट किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी अपना ये जो थंब है ये किधर जाएगा, करंट के डायरेक्शन में, और ये फिंगर्स होगा वो किस डायरेक्शन के अलोन होगा, वो फिंगर्स होगा आर वेक्टर के अलोन। तो फिंगर्स होगा आर वेक्टर के अलोन, जिस डायरेक्शन में ये हमारा पाम का फ्रंट वाला पार्ट है वो डायरेक्शन किसका देगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें यहाँ से मिलेगा। तो अगर आपको ऐसे कंडीशंस गिवन हो तो आप इसमें पाम रूल अप्लाई करें, और अगर आपको दोनों सेम प्लेन में गिवन हो उस कंडीशन में आप क्या यूज़ कर सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो आप राइट हैंड थंब रूल एज वेल एज पाम रूल दोनों का यूज़ करके आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता सकते हैं, ठीक है। तो अपना हो गया ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट। अब देखते हैं अगर अपने पास एक वायर हो गिवन फाइनाइट लेंथ का, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, ओके। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू magnetic field due to straight wire of finite length, ठीक है। अपने पास क्या है, एक वायर है जो एल लेंथ का है, हमें उसके वजह से किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस पे अपने को क्या बताना है, ठीक है। अपने को क्या गिवन है, एक वायर है जिसका लेंथ एल है, ठीक है, इससे परपेंडिकुलरली एक्स डिस्टेंस पे मान लो कोई पी पॉइंट है। इस पी पॉइंट पे हमें क्या बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करेंगे डी वाई। इसके सेंटर से वाई डिस्टेंस पे जाके हमने क्या करा, एक डी वाई एलिमेंट कंसिडर करा, और इस डिस्टेंस को हम बोल देते हैं ये आर डिस्टेंस होगा, ठीक है। हमें डिस्टेंस कौन सा कंसिडर करना है, आर डिस्टेंस कंसिडर करना है, जो डिस्टेंस डी वाई एलिमेंट और पी पॉइंट जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है उसके बीच का डिस्टेंस। अब हमें क्या पता है, हमें पता है कि एक छोटे से एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे होता है वो क्या होता है, डी बी, और इसका वैल्यू कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई
डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो हमने डीएल एलिमेंट अपना क्या है, यहाँ पे वाई एलिमेंट अपना डीएल एलिमेंट है। ठीक है, तो और आर क्या है, ये डिस्टेंस है। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व कर अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसे अगर हम लिखें तो इसे क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई, ठीक है, डी एल आर साइन थीटा, और डी एल की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी वाई म्यू नॉट आई डी वाई आर साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, एक आर से तो इसका पावर कैंसिल होकर यहाँ 2 हो जाएगा, तो ये अपना टर्म कितना आ गया, म्यू नॉट आई डी वाई साइन। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, थीटा की वैल्यू देखते हैं। थीटा कौन सा एंगल है, ये एंगल थीटा 1 है, इसे थीटा 1 बोलते हैं। और मान लो यहाँ पे इसका एलिमेंट ये थीटा 2 एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये थीटा 1 एंगल अगर ये है तो एंगल कितना होगा 90, ये एंगल कितना होगा 90 प्लस 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल अपना कितना हो जाएगा लीनियर पेयर से 90 प्लस थीटा। तो अगर हम बात करें डीएल एलिमेंट और आर वेक्टर के, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 प्लस थीटा। तो ये जो एंगल आएगा थीटा, ठीक है, ये थीटा कितना आएगा 90 प्लस थीटा, कितना आएगा साइन 90 प्लस थीटा अपॉन, इसे थीटा प्राइम बोल देते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं हो। ये थीटा प्राइम क्या होता है, एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड डीएल। ठीक है, डीएल वेक्टर और आर के बीच का एंगल, जो कि कितना है यहाँ पे 90 प्लस थीटा है। तो इसे लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें आर का वैल्यू सब्सिट्यूट कर देना है और डी वाई एलिमेंट का वैल्यू सब्सिट्यूट कर देना है। अगर इस ट्रायंगल से देखें तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ से टेन थीटा लिखें, इस ट्रायंगल में टेन थीटा लिखें, तो टेन थीटा क्या होता है बी बाई एच, सॉरी पी अपॉन बी। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो यहाँ से वाई को क्या लिख सकते हैं हम, एक्स टेन थीटा, डी वाई को क्या लिख सकते हैं एक्स सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये हमारा डी वाई एलिमेंट हो गया। अब बात करें अगर हमें आर कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से अगर हम सेक थीटा लिखते हैं इस पार्टिकुलर ट्रायंगल से, तो हम सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा इक्वल्स टू, सेक थीटा क्या होता है, अगर हम सेक थीटा कैलकुलेट करें तो सेक थीटा क्या होता है एच अपॉन बी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इस आर के जगह क्या लिख सकते हैं, ये हमारा आर है, इसका हाइपोटेनस ट्रायंगल का, और इसका अगर ट्रायंगल का बेस देखा जाए तो कितना है एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हम आर को क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल्स टू एक्स सेक थीटा। ठीक है, इसे हम इसे इक्वेशन ए बोल देते हैं और इसे इक्वेशन बी बोल देते हैं। इन दोनों को हम इस यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो अपना यहाँ क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई, ये किसका वैल्यू है डी का वैल्यू है, स्मॉल एलिमेंट एल की वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये एक्स लिखा हुआ है अपॉन, ठीक है, म्यू नॉट आई डी वाई की जगह हमने लिख दिया एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा अपना कॉस थीटा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और नीचे में क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अगर हम करें आर का अगर स्क्वायर करें तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ये अपना सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अपना डीबी एलिमेंट अब कितना बच गया, टी बी इक्वल्स टू यहाँ पे, और एक एक्स से यहाँ का एक एक्स भी कैंसिल होगा, ये टर्म कितना बचा म्यू नॉट आई कॉस थीटा अपॉन 2 पाई, सॉरी 4 पाई एक्स
क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, पूरे एलिमेंट के लिए कंसिडर करना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हम देखें तो हमें डायरेक्शन देखना है। हम अगर डीवाई एलिमेंट इस रॉड पे कहीं भी कंसिडर करें तो आर का डायरेक्शन किधर होगा, आर का हमेशा इसके अलोन होगा, और इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, उसका डायरेक्शन हमेशा इनवर्ड है। तो हम क्या कर सकते हैं, पूरे के लिए इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। हमें पूरे एलिमेंट के लिए अगर कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो हम इसे क्या करते हैं, यहाँ पे डी थीटा भी होगा, ठीक है। पूरे एलिमेंट के लिए हम क्या करते हैं, इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। बाकी तो ये म्यू नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, एक्स कांस्टेंट, तो हम इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो डी बी का इंटीग्रेशन कितना होगा, बी, ये कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स। और यहाँ क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। लिमिट कहाँ से कहाँ तक अपन पुट करने वाले हैं, तो ये एंगल है थीटा 1, और नीचे वाले एंगल को अगर हम कंसिडर कर लेते हैं क्या, थीटा 2, ठीक है। इस एंगल को हम कंसिडर करते हैं थीटा 2। तो इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, इसका अगर लिमिट की बात करें तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस ऑफ थीटा 2 से लेके थीटा 1 तक, ठीक है। अगर हम पुट करें कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, माइनस ऑफ थीटा 2 से लेके थीटा 1 तक। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स साइन थीटा 1 माइनस साइन माइनस ऑफ थीटा 2। साइन ऑफ माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो ये क्या होता है, वापस से नेगेटिव होगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये अपना क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ। कोई स्ट्रेट वायर फाइनाइट लेंथ का हो तो उसके वजह से होने वाला मैग्नेटिक फील्ड अपना क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अगर हम बात करें एक इनफाइनाइट वायर की, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर एक वायर इनफाइनाइट लेंथ का हो तो उस कंडीशन में आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। अपने को क्या गिवन है, एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, ठीक है। इसकी वजह से हमें किसी भी पॉइंट पे जो कि x डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, हमें क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो अगर हम एंगल की बात करें तो इस वेक्टर और इसके बीच का एंगल कितना है, डीएल एलिमेंट और इसके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, और ये भी एंगल कितना है, 90 डिग्री। यानी थीटा 1 का वैल्यू अपना कितना है, 90 डिग्री, और थीटा 2 का भी वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। अपना मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स साइन 90 प्लस साइन 90, यानी 2 टाइम्स साइन 90, और साइन 90 हमें पता है कि कितना होता है, 1। तो इसे क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स इंटू 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, ये 2 टाइम्स कैंसिल, ये कितना आएगा अपना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स। तो किसी इनफाइनाइट लेंथ के वायर के वजह से जो अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स होता है, ठीक है। अब आपको अलग अलग पैटर्न्स के क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसके तीनों साइड इक्वल है, ए लेंथ के हैं। इसकी वजह से आप मुझे बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। इसमें करंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन हमें पता है, ठीक है। और हमें क्या बताना है, इसके सेंटर पे, आपसे अगर पूछा जाए इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो हम पहले डायरेक्शन चेक करते हैं तीनों एलिमेंट की वजह से, ठीक है। ये ए लेंथ का वायर है, ये भी ए लेंथ का और ये भी ए लेंथ का। इसका डायरेक्शन किधर है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अलॉन मूव कर रहा है। तो ये डायरेक्शन किसका हो गया, अपना आर वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, हमेशा सेंटर के टुवर्ड्स, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आएगा, इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ आ रहा है, इनवर्ड। पहले एलिमेंट की वजह से इनवर्ड। अगर दूसरे एलिमेंट के वजह से हम कैलकुलेट करें तो दूसरे एलिमेंट के वजह से भी किधर आएगा, इनवर्ड, ठीक है। और अगर हम थर्ड एलिमेंट के वजह से कैलकुलेट करें, ठीक है, तो थर्ड एलिमेंट के वजह से भी किधर आएगा, इनवर्ड। यानी तीनों को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसकी वजह से अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना हो तो क्या करेंगे, हम पहले एक एलिमेंट को सॉल्व कर लेते हैं और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का जो अपना फॉर्मूला था वो क्या था,
म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अपने को क्या चाहिए, एक्स। एक्स क्या था, उस वायर का से जो डिस्टेंस था वो था, और थीटा क्या था, दोनों के बीच का एंगल था। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसमें क्या करेंगे। अपने को क्या चाहिए, एंगल चाहिए, किसके किसके बीच का, आर वेक्टर और डीएल एलिमेंट के बीच का एंगल चाहिए। और दूसरा क्या चाहिए, अपने को परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखेंगे, पहले इसको डिवाइड कर देते हैं अपन। ठीक है, तो अपने पास इसके सेंटर का हमें डिस्टेंस बताना है डी। अपने को पता है कि ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे साइड्स इक्वल होते हैं और एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। और सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन इसका एंगल बाइसेक्टर होता है। तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा वो एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। तो अपने को क्या मिला, एक ट्रायंगल मिला डी, ये डिस्टेंस डी है, और ये टोटल डिस्टेंस अगर ए है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, इसका हाफ होगा। ये डिस्टेंस कितना होगा, ए अपॉन 2। अपने को क्या मिला, ए अपॉन 2 डिस्टेंस मिला। ठीक है, और ये एंगल हमें पता है कितना है, 30 डिग्री। तो यहाँ से हम टेन थीटा का यूज़ करके हमें पता है टेन थीटा क्या होता है, बी बाई पी अपॉन बी। इसका परपेंडिकुलर कितना है, डी, और बेस कितना है, ए अपॉन 2। तो यहाँ से हमें डिस्टेंस डी कितना मिल जाता है, डी का वैल्यू अपना आ जाता है ए अपॉन 2 टेन थीटा, 10 30। तो हमें क्या पता चल गया, हमें डिस्टेंस पता चल गया। अब हमें दूसरा चीज़ क्या चाहिए था, दोनों के बीच का एंगल चाहिए था, वो भी पता चल गया। तो अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू, कितने एलिमेंट से, 3, तो 3 टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। ठीक है, और डिस्टेंस कितना है, ए अपॉन 2 टेन थीटा। यहाँ पे क्या पुट करेंगे, ए अपॉन 2 10 30। ठीक है, और साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। सिमिलरली जैसे यहाँ पे 30 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ भी एंगल कितना फॉर्म होगा, यहाँ भी 30 डिग्री एंगल फॉर्म होगा। तो साइन 30 प्लस साइन 30 कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स साइन 30। ठीक है, तो यहाँ से हम b को क्या लिख सकते हैं अपन, ये 2, ये 2 और ये 4 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अपना क्या आ गया, 3 म्यू नॉट आई। और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस। तो ये साइन से साइन भी कैंसिल होगा, यहाँ क्या आएगा, कॉस कॉस 30 अपॉन पाई ए। ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, किसकी वजह से, इस एलिमेंट के वजह से। क्लियर है। अब एक और नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं अपन। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं अपन यहाँ। ओके, अपने को क्वेश्चन गिवन है, एक 2 पाई आर लेंथ का वायर है। क्या है, 2 पाई आर लेंथ का वायर है। इसे हम क्या करते हैं, एक क्लोज्ड पॉलीगन फॉर्म करते हैं, एन साइडेड क्लोज्ड पॉलीगन फॉर्म करते हैं। और आपको बताना है कि उस पॉलीगन के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा। ठीक है, हमने इसे क्या करा, एन साइडेड क्लोज्ड पॉलीगन फॉर्म करा। ठीक है, इसके आगे भी एलिमेंट्स हैं, एन साइडेड है। हमें क्या बताना है, इसके सेंटर पे, यहाँ पे इसका सेंटर कहीं लाई कर रहा होगा, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप लोग ट्राई करें, 2 मिनट पॉज करके, फिर आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। देखेंगे कैसे करेंगे अपन। हमें पता है कि इसका टोटल लेंथ कितना है, 2 पाई आर। तो एक साइड का लेंथ कितना आ जाएगा अपना, ये लेंथ होगा 2 पाई आर अपॉन एन। कितना होगा, 2 पाई आर अपॉन एन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपने को फार्मूला अप्लाई करना है। उसके लिए क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए, अपने को एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो हमें पता है कि एक पॉलीगन के सेंटर पे टोटल कितना एंगल फॉर्म होता है, 2 पाई, और हमने कितने पार्ट में डिवाइड करा, एन। तो ईच पार्ट के पास कितना एंगल जाएगा, 2 पाई अपॉन एन। और इसको फर्दर हमने बाइसेक्ट करा, तो ये एंगल कितना बचेगा अपना, पाई अपॉन एन। ये एलिमेंट कितना होगा, पाई अपॉन एन, क्योंकि ये 2 पाई अपॉन एन होगा तो ये होगा पाई अपॉन एन। और ये डिस्टेंस कितना होगा अपना, ये डिस्टेंस पाई आर अपॉन एन, क्योंकि ये इसका आधा हो जाएगा, ये डिस्टेंस होगा पाई आर अपॉन एन। तो अपने पास क्या है, अपने पास एक ट्रायंगल है वापस से। ठीक है, जिसका एंगल कितना है,
पाई अपॉन एन एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है। तो और ये एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल अपन बता सकते हैं कितना होगा, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल 180, ये 90, तो ये एंगल अपना कितना आ जाएगा, ये थीटा कितना होगा, 90 माइनस पाई अपॉन एन। ठीक है, अपने को एंगल पता चल गया। दूसरा अपने को क्या बताना है, डिस्टेंस डी बताना है। वापिस से वही कंडीशंस, अपन क्या कैलकुलेट करते हैं, टेन थीटा, टेन 90 माइनस पाई अपॉन एन इक्वल्स टू, ठीक है, टेन 90 माइनस पाई अपॉन एन की बात करें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डी अपॉन ये डिस्टेंस कितना है, पाई आर अपॉन एन, पाई आर अपॉन एन। यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, यहाँ से हमने डी कैलकुलेट कर लिया, डी का वैल्यू अपना कितना आ गया, पाई आर अपॉन एन, टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस पाई अपॉन एन। क्लियर है। अब क्या करेंगे अपन, हमें एंगल पता चल गया, तो हम इस फॉर्मूले में अपन क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, n टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, डी की जगह क्या पुट करेंगे, पाई आर अपॉन एन, टेन 90 माइनस पाई अपॉन 4, ठीक है, इनटू 2 टाइम्स ये एंगल जो हमने कैलकुलेट करा वो एंगल कितना था, दोनों वेक्टर के बीच का जो अपना एंगल है वो कितना है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, 90 माइनस पाई अपॉन एन। तो वापस यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, थीटा वन थीटा टू दोनों इक्वल होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स साइन 90 माइनस 90 माइनस पाई अपॉन एन। ठीक है, इसको थोड़ा अगर हम अरेंज करके लिखे तो इसे अपन क्या लिख सकते हैं, बी इक्वल्स टू एन टाइम्स म्यू नॉट, एन स्क्वायर हो जाएगा ये टर्म, एन ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर, और हमें पता है 10 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 10 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा, क्या लिख सकते हैं, 10 90 माइनस थीटा को कॉट थीटा लिख सकते हैं अपन। ठीक है, क्योंकि 10 थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो 1 अपॉन 10 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 10 थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा, तो इसे हम ऊपर लेके जा सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस पाई अपॉन 4। ठीक है, और ये टर्म अपना 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये है साइन 90 माइनस पाई अपॉन 4। ठीक है, क्लियर है। फर्दर इसे अगर हम सॉल्व करें, हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन 90 माइनस थीटा अपन किस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में अपना टेन थीटा क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, सॉरी इट वुड बी कॉट थीटा। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं 2 एन स्क्वायर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर 10 90, सॉरी 90 तो नहीं आएगा ना, अब वेट अ मिनट, 10 पाई अपॉन 4 माइनस साइन के साथ, और साइन 90 माइनस थीटा करे तो क्या होगा, कॉस थीटा, और साइन उस क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो अपन उसको भी नेगेटिव नेगेटिव को क्या करके पॉजिटिव कर देते हैं, हमने लिखा नहीं है यहाँ पे, वो क्या हो गया है, पॉजिटिव हो गया, ये क्या हो जाएगा, कॉस पाई अपॉन 4। क्लियर है, सॉरी पाई अपॉन एन था ना हर जगह, ये पाई अपॉन एन होगा। ठीक है, पाई अपॉन एन। ठीक है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसे थोड़ा सा और जनरलाइज करके लिखें, ये तो अपना हो गया किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दैट वायर। अगर हम ऐसा कंसिडर कर ले कि जो एन है,
एन जो है वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। तो ये जो पॉलीगन था वो क्या फॉर्म हो जाएगा, ये पॉलीगन एक सर्कुलर लूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो हम इसे लिमिट लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अगर हम इसे सर्कल में कन्वर्ट कर दे तो लिमिट एन टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं अपन 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4r। और यहाँ पे हमने क्या करा, r अपॉन एन और r अपॉन एन को डिवाइड कर दिया, ठीक है। 10 पाई अपॉन एन अपॉन ये पाई अपॉन एन इंटू कॉस पाई अपॉन एन अपॉन पाई अपॉन एन, ठीक है। इसके लिमिट को देखें तो ये क्या होगा, 1 टेंड करेगा, अगर एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे अपना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट इट सेंटर कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन 4r, ठीक है। इसे हम कैंसिल करेंगे, इसे हम ये भी लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2 से ये कैंसिल होगा 2r। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट इट सेंटर कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। हम इसे एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, इजीली देखते हैं। हम क्या करेंगे, एक डीएल एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर करेंगे, क्या कंसिडर करेंगे, एक डीएल एलिमेंट कंसिडर करेंगे, और ये अपना क्या होगा, आर होगा। आर और डीएल के बीच का अगर एंगल देखा जाए तो कितना होगा, 90 डिग्री। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करें दूसरे मेथड से, किस चीज़ के लिए, सर्कुलर लूप के लिए, इसके सेंटर पे, तो अपना मैग्नेटिक फील्ड बी का वैल्यू कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है। इस फॉर्मूला को अप्लाई अपन नहीं करते, अपन क्या अप्लाई करते हैं, डी एल क्रॉस आर अपॉन जनरल फार्मूला हमने अप्लाई करा छोटे से एलिमेंट के लिए जो हमने कंसिडर करा था, ठीक है। तो नीचे कितना आएगा, आर क्यूब, ठीक है। अब फर्दर हम इसे क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर करे तो क्या होगा, डी एल आर साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा अपना एलिमेंट डी एल आर। और साइन थीटा की बात करें तो एंगल कितना है, 90 डिग्री, थीटा कितना होगा 90 डिग्री, तो साइन 90 कितना होता है 1, उस एलिमेंट को हम कंसिडर नहीं करते, अपॉन 4 पाई आर क्यूब, ठीक है। एक आर से तो यहाँ एक आर टर्म कैंसिल होगा, ये आर स्क्वायर अपना कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, ठीक है। डीएल क्या है, इसका सरफेस है, अगर हम इसे इंटीग्रेट करें तो क्या आएगा, 2 पाई आर आएगा, कितना आएगा, 2 पाई आर आएगा, ठीक है। अपन देखते हैं इसे, ये टर्म कितना आएगा, म्यू नॉट आई, यहाँ आई अपना छूट गया, इसे आप लिख लेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ठीक है, आर स्क्वायर इंटू डीएल का इंटीग्रेशन कितना होगा, 2 पाई आर, ठीक है। तो एक आर से तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, और पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा, तो अपना कितना आएगा, ये टर्म आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, जो कि हमने लिमिट कंसिडर करके भी हमने सेम यही एलिमेंट कंसिडर कैलकुलेट करा था, ठीक है। क्लियर है, तो हमने क्या क्या देख लिया, एक वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर लूप के वजह से इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट, सर्कुलर लूप, ठीक है। एक अगर सर्कुलर लूप हो तो उसके एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं फिर अपन। तो अपन कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पे अपने को क्या गिवन है, अपने को गिवन ये है कि एक सर्कुलर लूप है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट आई फ्लो कर रहा है इधर इस डायरेक्शन के अलोन, और अपने को क्या बताना है, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे एक्सियल पोजीशन पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बताना है कि इस सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो अपन कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक छोटा सा यहाँ पे डीएल एलिमेंट कंसिडर करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट हमने क्या कंसिडर करा, डीएल, हमने एक डीएल एलिमेंट कंसिडर करा, ठीक है। यहाँ पे हमने डीएल एलिमेंट कंसिडर कर लिया, और ये डीएल एलिमेंट से इसका डिस्टेंस कितना है, आर,
ठीक है, जो कि इस एंगल को आप थीटा कंसिडर नहीं करें, ये एंगल आपको गिवन है थीटा, ठीक है, ये एंगल आपको क्वेश्चन में थीटा गिवन है, ठीक है। आगे देखते हैं कैसे करेंगे अपन। हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड डीबी, एक छोटे से एलिमेंट के लिए आर डिस्टेंस पे डीबी कितना होता है, डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब अपन डीएल क्रॉस आर करते हैं। डीएल वेक्टर हमें दिख रहा है कहाँ, किस एक्सिस के अलोन है, वाई जेड प्लेन में है। कहाँ पे है, इस गिवन फिगर में वाई जेड प्लेन में अपना वाई एक्सिस के अलोन आ रहा है, ठीक है। डीएल वेक्टर वाई एक्सिस के अलोन है। और दूसरा अगर हम बात करें आर वेक्टर की, तो आर वेक्टर कहाँ पे लाई कर रहा है, आर वेक्टर एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है। तो सॉरी जेड एक्सिस के अलोन है, जो अपना करंट है वो किस एक्सिस के अलोन है, जेड एक्सिस के अलोन है। और डीएल वेक्टर भी उस पार्टिकुलर पॉइंट पे किधर है, जेड एक्सिस के अलोन है। तो एक वेक्टर जेड एक्सिस के अलोन है और दूसरा वेक्टर एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। तो कोई भी वेक्टर एक्स वाई प्लेन का जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म करेगा, 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट आई डी एल आर साइन 90 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आर क्यूब है, ठीक है। एक आर से ये टर्म तो कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 2, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। तो अपन इसे अगर सब्सिट्यूट करें तो कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये इस छोटे से डीएल एलिमेंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पी पॉइंट पे होगा। और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस की बात करें तो डायरेक्शंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें करंट का डायरेक्शन पता है, ठीक है, उसी के अक्रॉस हम एक डीएल एलिमेंट कंसिडर करते हैं। अपने को आर वेक्टर किधर गिवन है, एक्स वाई प्लेन में गिवन है। तो अगर हम अपने फिंगर्स को कर्ल करें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शंस किधर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शंस आपको गिवन डायग्राम में यहाँ सोन है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन के अलोन आएगा, जो कि इस थीटा से कितना एंगल फॉर्म करेगा, 90 डिग्री इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो अपना यहाँ पे जो एंगल होगा वो कितना फॉर्म हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अपना यहाँ वाला एंगल होगा 90 माइनस थीटा। तो हमने एक छोटे से डीवी एलिमेंट की वजह से कैलकुलेट करा। अब अगर हम इस डीवी मैग्नेटिक फील्ड को डिवाइड करें, क्योंकि ये थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, 90 माइनस थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है एक्स एक्सिस से, तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोन आएगा और दूसरा कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोन आएगा। सिमिलरली नीचे भी कंपोनेंट अपने एक्स और वाई के अलोन आएंगे। तो एक कंपोनेंट एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। ओवरऑल रिजल्टेंट किधर आएगा, इसी एक्सिस के अलोन आएगा। तो अपन बी को क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बी को क्या लिख सकते हैं, डी बी अगर इसका हम कंपोनेंट ले तो कितना होगा, कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये टर्म कितना होगा, कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। डीबी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं अपन। डीबी कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होगा, साइन थीटा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, एक और चीज़ कर सकते हैं। अपना जो थीटा एंगल था यहाँ पे, इस थीटा एंगल को और आर को अपन रिप्लेस कर सकते हैं। अगर इस ट्रायंगल से देखें, इस ट्रायंगल में हमें क्या दिख रहा है कि साइन थीटा, इस ट्रायंगल में अपना साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, आर के, इस सर्कुलर लूप के रेडियस के। और इसका हाइपोटेनस कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसका हाइपोटेनस कितना है, स्मॉल आर। तो यहाँ से हम स्मॉल आर को क्या लिख सकते हैं, सॉरी साइन थीटा हमें लिखना है ना, तो साइन थीटा को तो हम डायरेक्ट कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर लिख सकते हैं। अब दूसरी चीज़ अपना ये है, अपने को क्या रिप्लेस करना है, आर। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अपना एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जिसका हाइपोटेनस स्मॉल आर है। तो हमें पता है हाइपोटेनस क्या होता है, रूट अंडर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को हमने
इसको इक्वेशन ए बोल दिया और इसको इक्वेशन हमने बी बोल दिया। इन दोनों को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो अपना रिजल्ट क्या आएगा देखते हैं। हमने क्या करा, इसे हमने लिख दिया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई साइन थीटा को हमने क्या लिखा था, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर ना, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर। और हमें इसे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इसे हम फर्दर लिख सकते हैं क्या, म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई, और ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा, आर क्यूब। और आर का वैल्यू हमने अभी देखा था, क्या लिखा था हमने, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट, यानी इसका पावर 1/2, यानी होल पावर आर क्यूब को अपन क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर आर स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2, ठीक है, इंटू डी एल। अब हमें पता है इसमें म्यू नॉट आई आर और एक्स सारे टर्म्स क्या हैं, कांस्टेंट, तो हमें इंटीग्रेट किसे करना पड़ेगा, डीएल को। और डीएल क्या है, एक सर्कुलर लूप का छोटा सा एलिमेंट, तो उसे अगर हम इंटीग्रेट करें तो क्या मिलेगा, हमें उसका क्या मिलेगा, सरकमफेरेंस। तो अपन डीएल का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर 2 पाई आर तक, 2 पाई आर तक, ठीक है। तो अपन अगर इसे पुट करें तो कितना हो जाएगा, ये अपना होगा म्यू नॉट आई आर इंटू, ये कहाँ कैपिटल आ रहा होगा अपना, 2 पाई आर अपॉन 4 पाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। तो यहाँ से ये पाई से पाई वाला टर्म क्या होगा, कैंसिल, ठीक है। और ये 2 से ये 4 वाला टर्म 2 टाइम्स में ये भी कैंसिल। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। ये हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट एक्सियल पोजीशन, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। चलो आगे देखते हैं, आगे एक क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं। एक एलिमेंट है डेल एल जो कि डेल एक्स के इक्वल है, प्लेस्ड एट अ ओरिजिन एंड कैरीज अ करंट आई, ठीक है। और इस करंट का वैल्यू कितना है, 10 एम्पियर। व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड ऑन वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस 0.5 मीटर। तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड डी बी क्या होता है, या मैग्नेटिक फील्ड बी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा, डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे डी एल की जगह क्या गिवन है, डेल एक्स, ठीक है। डी एल की जगह अपने को क्या गिवन है क्वेश्चन में, डेल एक्स, जिसका वैल्यू कितना है, 1 सेंटीमीटर। अगर इसके यूनिट में लिखे इसे क्या लिख सकते हैं अपन, 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। हमें डेल एक्स पता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई का वैल्यू क्या होता है, म्यू नॉट आई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू होता है 10⁻⁻7। इसके ऐसा यूनिट में 10⁻⁻7, ठीक है। और इसमें गिवन है अपने को करंट कितना गिवन है, 10 एम्पियर। तो अपन क्या करते हैं, इसके वैल्यूज़ को सभी के वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10⁻⁻7। करंट कितना गिवन है, 10। और अगर एंगल की बात करें तो एंगल यहाँ पे आपको कितना दिख रहा है, डी एल एलिमेंट, डी एक्स एलिमेंट और इसके बीच का एंगल कितना दिख रहा है, 90 डिग्री। तो साइन 90 का वैल्यू एज इट इज़, ठीक है। और डी एल हमने कितना देखा, 10⁻⁻²। डी एल कितना, 10⁻⁻² अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई का वैल्यू हमने लिख दिया, आर स्क्वायर। आर क्या है, आपको क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा। आर क्या होता है, आर होता है डिस्टेंस, ठीक है, एक्सिस से जो डिस्टेंस, और एक्सिस से डिस्टेंस कितना गिवन है, 0.5 मीटर, यानी 0.5 का स्क्वायर, यानी 0.25, ठीक है, जिसे हम लिख सकते हैं 25 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। इसे आप सॉल्व कर लेंगे, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट हो जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट अपन एक और टॉपिक देखते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेलेनॉइड। सेलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेलेनॉइड। एक सेलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सबसे पहले देखते हैं सेलेनॉइड क्या होता है। सेलेनॉइड क्या होता है, अपने पास अगर एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर गिवन हो, क्या गिवन हो, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, इसके ऊपर हमने क्या करा, कॉपर वायर को रैप कर दिया, किसी भी वायर को कर सकते हैं, हमने कॉपर को रैप करा, ठीक है, हमने क्या करा, कॉपर को रैप करा, ठीक है, और इसमें हम करंट फ्लो करा रहे हैं जो आउटवर्ड की तरफ हमें डाउनवर्ड जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो अपने को क्या कैलकुलेट करना है, अपने को कैलकुलेट करना है कि इसके सेंटर में किसी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है, एक सेलेनॉइड के सेंटर एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, अपने को ये बताना है, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखते हैं, ये हमें कैसा दिखेगा, ठीक है। कुछ और डाटा कंसिडर कर लेते हैं, हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि इसका जो रेडियस है, इनर रेडियस जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका आर है, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो वायर के हमने नंबर ऑफ टर्न्स लगाएंगे वो कितने हैं, एन है, और नंबर डेंसिटी नंबर पर यूनिट लेंथ, ठीक है, नंबर डेंसिटी को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि किसके इक्वल है, नंबर पर यूनिट लेंथ, ठीक है। ये है, अपने को क्या कैलकुलेट करना है, किसी पी पॉइंट, आर्बिट्री पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं। अगर इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखें तो हमें ये कैसा दिखेगा, ये इसका अपर वाला पार्ट है और यहाँ ये इसका लोअर वाला पार्ट है, ठीक है। हमें इस किसी पॉइंट, आर्बिट्री पॉइंट पी पे जो इसके सेंटर से पास हो रहा है, हमें क्या बताना है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। अगर यहाँ की बात करें तो करंट किधर आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, यानी यहाँ डॉट से शो कर सकते हैं, करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में है, और यहाँ करंट क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है, तो इसे हम क्रॉस से शो करेंगे, करंट इस पॉइंट पे अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम एक पतला सा डी एक्स एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर करते हैं, क्या कंसिडर करते हैं, डी एक्स एलिमेंट। हमें पता है इसका नंबर डेंसिटी कितना है, एन, तो इस डी एक्स एलिमेंट में कितने लूप्स होंगे, एन टाइम्स डी एक्स, लूप कितने होंगे, एन डी एक्स। अब हमें ये जो डी एक्स एलिमेंट है दिख रहा है, अगर हम एक्चुअल में देखें तो ये हमें कैसा दिखेगा, एक सर्कुलर लूप जैसा दिखेगा, और हमें पी पॉइंट पे क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है अपने को, इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये सिमिलर सिचुएशन है, कैसा, जैसा अभी हमने कैलकुलेट करा था एक सर्कुलर लूप के एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक है, वैसा ही सिचुएशन है, बस इसमें हमने एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया है, उसे हम क्या करेंगे, अपने को क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है, बस इंटीग्रेशन करेंगे, अपना आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। तो एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अपने को ध्यान में रखनी है वो क्या, एंगल्स। हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि ये जो डी एक्स एलिमेंट है यहाँ पे डी थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, डी थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, और डी थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, ये डी थीटा थीटा वन से लेके थीटा टू तक वेरी कर रहा है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि एक सर्कुलर लूप की वजह से, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है आर, और ये किस डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे हमने डी एक्स एलिमेंट कैलकुलेट करा। तो हमने देखा था एक सर्कुलर लूप की वजह से एक्स डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, यहाँ छोटे एलिमेंट डीबी के लिए है तो डीबी के लिए लिख सकते हैं, डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन डी एक्स अपॉन टू टाइम्स रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, ठीक है। ये अपना एक्स डी एक्स एलिमेंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसमें क्या करते हैं, हमें इस एक्स के टर्म में करेंगे तो
अगर इसे हमें इंटीग्रेट करना है तो कैसा फंक्शन आएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो इसको थोड़ा सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं अपन, थीटा के टर्म्स में चेंज कर लेते हैं। हमने क्या कंसिडर करा, एक्स एक्स डिस्टेंस पे आर रेडियस का है, ठीक है। यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है। यहाँ से हम इस ट्रायंगल से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम साइन थीटा लिख सकते हैं। अपना साइन थीटा कितना हो जाएगा, इस ट्रायंगल में अगर देखें तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, आर अपॉन आर। या साइन थीटा से ज़्यादा इजी अपने लिए होगा टेन थीटा लिखना। हम क्या लिख लेते हैं, इसे टेन थीटा लिखते हैं, ठीक है। अपने को किसको किसे रिप्लेस करना है, अपने को एक्स को रिप्लेस करना है, ठीक है। तो एक्स का टर्म आना चाहिए और आर कांस्टेंट है तो इजी होगा। हम इसके लिए साइन ए क्या लिखेंगे, टेन लिखेंगे। अपन लिखते हैं इसके लिए क्या, टेन। यहाँ से अगर हम लिखे इस ट्रायंगल में टेन थीटा, तो अपना टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आर अपॉन एक्स, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें तो x को क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू आर अपॉन टेन थीटा, आर अपॉन टेन थीटा, ठीक है। और वन अपॉन टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो x को हम आर कॉट थीटा भी लिख सकते हैं, आर कॉट थीटा, ठीक है। अपने को x कैलकुलेट हो गया, r तो कांस्टेंट है। दूसरा क्या बचा, अपने को dx कैलकुलेट करना है। ये फर्स्ट टर्म हुआ अपना आर कॉट थीटा, पहला। दूसरा हमें क्या कैलकुलेट करना है, dx। अगर हम इसे डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा, r कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो नेगेटिव ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो अपन dx को और x को क्या करते हैं, इसमें सब्सिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे अपना क्या आएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन और माइनस साइन के साथ, ठीक है। dx का जगह क्या लिखेंगे, आर कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। हमने लिखा आर कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन टू टाइम्स आर स्क्वायर। और x की जगह क्या लिख सकते हैं, आर कॉट थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा रेज टू द पावर 3/2। यहाँ से अगर हम देखें तो ये आर स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, आर स्क्वायर को कॉमन लिया और पावर 3/2 है तो रूट वापस से 2 से 2 पावर कैंसिल हो जाएगा। ये कितना होगा, आर क्यूब। यहाँ से क्या बाहर आएगा, आर क्यूब। तो ये आर क्यूब और ऊपर वाला आर क्यूब, यहाँ आर स्क्वायर और आर मिल के क्या हो रहा है, आर क्यूब हो रहा है। ये आर क्यूब और आर क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई एन कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन टू टाइम्स वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रेज टू द पावर 3/2। और हमें पता है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम इसे कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और इसका पावर 3/2 जब होगा तो कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, इसे वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा का क्यूब। तो यहाँ से एक ऊपर में भी कोसेक स्क्वायर थीटा है और नीचे कोसेक स्क्वायर थीटा का क्यूब है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, कैंसिल। और यहाँ का एक पावर बचेगा वन अपॉन कोसेक थीटा। और वन अपॉन कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है, वन अपॉन कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है, वन अपॉन कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है। तो क्या करेंगे अपन उसको, साइन थीटा। तो यहाँ से लिख सकते हैं माइनस ऑफ म्यू नॉट आई एन साइन थीटा डी थीटा अपॉन 2। क्लियर है। अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं अपन। ठीक है, देखेंगे आप ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई एन अपॉन 2 क्या है, कांस्टेंट है। और हमें क्या लिखना है, बी। तो क्या करेंगे, डी बी को अपन
इंटीग्रेट कर देंगे और इसमें क्या इंटीग्रेट होगा, साइन थीटा डी थीटा। तो यहाँ से अपना क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड डी बी का इंटीग्रेशन बी, और यहाँ से क्या आएगा, म्यू नॉट आई एन अपॉन 2, और ये टर्म साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस थीटा, माइनस ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, हमने थीटा वन से लेके कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, थीटा टू तक। तो थीटा वन से लेके कहाँ तक, थीटा वन से लेके हमें इंटीग्रेट करना है इसे थीटा टू तक। तो हमने लिमिट पुट कर दिया, तो ये अपना टर्म माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन म्यू नॉट आई एन टाइम्स एन इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2 साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा ना, कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। ठीक है, तो अपना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड यहाँ होता है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे अम्पियर्स लॉ और आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।